हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विज्ञान विषय के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग रेडी हो चुके होंगे अपनी कॉपी पेन लेकर के। चलिए, हम लोग आज की क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इन सारे वर्ड्स को आपने अपनी डेली लाइफ में काफी ज्यादा सुना होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है आप जो है साइंस के विषय में इन वर्ड्स के ऊपर चर्चा आप करते हुए देखते होंगे अपने सीनियर्स को, अपने भाई बहन को, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि इसे हम महसूस कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। क्या क्या है इसके बारे में और कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इनको हम समझेंगे आज के क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बात मैं शेयर कर रहा हूं कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम चीजें पढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम चीजें पढ़ रहे हैं और उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। देखो, चीजों को लिखना और याद करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आपको याद करना है, लिखना है, वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक और जरूरी काम होता है जो हम लोग स्किप कर देते हैं और उसका हर्जाना हमको एग्जाम में भुगतना होता है। वो पार्ट है रिवीजन का। रिवीजन आप नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि टाइम टू टाइम आप हफ्ते में एक दिन जो ऐसा निकालें जिसमें आप सारे सब्जेक्ट को, जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है, सारा आप रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन 10-15 मिनट एक सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं, 20 मिनट दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगता है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। बट रिवीजन को अपनी हैबिट में इंक्लूड कीजिए। अपने टीचिंग, अपना जो लर्निंग मेथड है उसमें रिवीजन को जरूर जगह दीजिए। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के ऊपर और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर आगे की बातों को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, चलिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर बुक, आपकी किताब का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। जो नाम आपने सुना होगा पहले हम उसको लिखते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं, और जो चैप्टर का नाम है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में, और इसको आपने सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो चैप्टर का नाम है, इसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखता हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, और क्यों हम अपना समय इसको सीखने में लगा रहे हैं। देखिए, हमने अब तक जो बातें पढ़ी हैं, हमने मोशन को समझा है, गति को समझा है ना। गति को हमने क्या समझा, मोशन में हमने ये समझा कि जब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी प्लेस चेंज करता है ना, अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसके बाद हमने फोर्स पढ़ा, बल पढ़ा। तो फोर्स में हमने क्या देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, तो हमें उसके लिए फोर्स चाहिए, यानी कि हमारे पास फोर्स रिक्वायर होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। मूव एज वेल एज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी, ऑब्जेक्ट की दिशा जो है, गति की दिशा, उसको बदलने के लिए भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बल की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर इतनी बात हम पीछे समझ चुके हैं। अब इसको पकड़ के रखना अपने दिमाग में, इसको हम आगे एनालाइज करने के लिए काम लाएंगे। हमने क्या बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा बल की जरूरत है, फोर्स की नीड है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा, फोर्स वहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल, एक पॉइंट के ऊपर आपको लेकर चलता हूं। जैसे हमारे पास ये अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो हमारी प्यारी धरती, ठीक है। धरती के चारों तरफ आपने देखा होगा एक जो सैटेलाइट है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून जो है, ये हमेशा घूमता रहता है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे धूप हो, चाहे बरसात। मून जो है अर्थ के चारों तरफ जो घूमने का अपना कार्यक्रम है, जो इसका प्रोसेस है, उसको ये कभी नहीं रोकता है। अब समझते हैं कि हमने अभी क्या बात पढ़ी थी। हमने अभी ये बात पढ़ी थी
कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव होना है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होनी है, आप ये भी जानते हैं कि कैसे रास्ते में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर, कैसे रास्ते पर घूम रहा है, क्या पाथ है, इसके जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में हम ये भी जानते हैं कि एट एवरी पॉइंट जो है इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की, जो स्पीड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। मतलब हर एक जो पॉइंट है इस वृत्त के हर एक बिंदु पर जो भी इसकी दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन चेंज करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मोशन भी कर रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, साथ ही साथ इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमने ये बात पढ़ी है कि बल जो है आवश्यक है, फोर्स जो है हमारे पास नीड है उसकी। तो ये फोर्स कहां से आ रहा है, कौन इस फोर्स को लगा रहा है? ठीक है, समझ में आया? ये फोर्स का नाम ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स अर्थ और मून दोनों के मासेस, ड्यू टू देयर मासेस और उनके बीच के डिस्टेंस के रीजन जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। उसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। इट इज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। अभी हम आगे जो चीजें सीखेंगे वो ज्यादा टेक्निकल होंगी, बट हम जो अभी बात करें, हम चैप्टर को क्यों समझ रहे हैं, वो इसलिए समझ रहे हैं कि हमने ये देखा कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पर जो है कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है, जो फोर्स है उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी रोटेट कर रहा है। ठीक है, और यही रीजन है कि सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग जो है अर्थ से चिपके हुए रहते हैं, अर्थ से बंधे हुए रहते हैं। यही रीजन है कि अगर मेरे हाथ से मार्कर छूटेगा तो वो अर्थ की तरफ गिरेगा। तो आई होप आप समझ पाएंगे ग्रेविटेशन का कितना अच्छा यूज है। क्या आप रेडी हैं इसको आगे पढ़ने के लिए? तो आगे की पार्ट्स में हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमको ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो हेडिंग डालिए ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। चलिए, सो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने क्या देखा? गुरुत्वाकर्षण इज बेसिकली अ फिनोमिना। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक फिनोमिना है, एक फिनोमिना है जो कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला, उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में हमने लिखा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक दो वस्तुएं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके द्रव्यमान होंगे कुछ, उसके कारण उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लगता ही लगता है, आकर्षण बल जो है वो लगता ही लगता है। इस फिनोमिना को, इस गुण को या फिर इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण से। स्टार्टिंग में जब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात हो रही थी तो हमारे पास नॉलेज तो लिमिटेड थी। हम ये जानते नहीं थे कि पृथ्वी के बाहर भी कोई दुनिया है। हम समझते थे कि हमारी पृथ्वी ही है जो है, इसके आसपास, इसके बाहर जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। तो हम ये देखते थे कि पृथ्वी के उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज छोड़ो तो वो पृथ्वी पर गिर रही है। पेड़ से सेब टूटा तो पृथ्वी पर गिरा, हम भी गिरे तो पृथ्वी पर गिरे, हमारे हाथ से कोई चीज छूटी तो पृथ्वी पर गिरी। मतलब कि कोई भी चीज जब छूट रही है हमारे हाथ से या फिर मुक्त रूप से, तो वो कहां पर जाकर गिर रही है? पृथ्वी पर। हमने क्या मतलब लगाया कि पृथ्वी जो है, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, पृथ्वी जो है इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।
ठीक है, तो हमने बोला ये टेंडेंसी है, ये पृथ्वी ही ऐसी है जिस जो क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसका तो काम ही ये है, इसका तो गुण ही ये है। तो हमने उसको नाम दे दिया गुरुत्व, हमने उसको क्या नाम दे दिया, गुरुत्व नाम दे दिया। गुरु का मतलब हम इसको पृथ्वी से रिलेटेड मानते थे, हम इसको क्या मानते थे, पृथ्वी से रिलेटेड, इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया उस टाइम, गुरुत्व रख दिया, ग्रेविटी रख दिया, ठीक है ना। लेकिन बाद में जैसे 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 रिसर्च आगे बढ़ी, हमने देखा कि ये जो गुरुत्व है, ये जो ग्रेविटी का जो प्रोसेस है, जो ग्रेविटेशन का जो फिनोमेना है, ये सिर्फ पृथ्वी और पृथ्वी के जो पृथ्वी जिन वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक किन्हीं भी दो वस्तुओं के लिए ये नियम जो है सत्य है। इसीलिए हमने इसे बोला इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल, यानी कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो है इस नियम का पालन होते हुए हम देखते हैं। आई समझ में बात? आई होप समझ में आ गई होगी। यहां से हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक करते हैं, यहां से हम लोग जो सबसे पहली बात समझते हैं, जो कि है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? चलिए समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यह कहता है, दो पॉइंट्स इसमें रखी गई है, ठीक है, दो पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं, चलिए समझते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये है, एक वस्तु ऐसी है और दूसरी वस्तु सपोज ऐसी है। बड़ा छोटा इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता लग पाए दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, ठीक है। एक वस्तु ऐसी है, एक वस्तु ऐसी है। सपोज इसका द्रव्यमान जो है m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, ma mb कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। समझने के लिए हमने m1 m2 लिया है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही ना, ठीक है। और हम ये भी मानते हैं कि जो इनका जो केंद्र है, ठीक है, अब जरूरी नहीं हो कि हर एक वस्तु जो है वो गोलाकार ही हो, है ना, तो बट उनका जो सेंटर होगा, ये इसके बीच की दूरी जो है हम लेते हैं, सपोज ये r है, तो जो इनको केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई सपोज r है, या फिर इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज r है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक लॉ आता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, वो हमारे पास कुछ पॉइंट्स में इसको समझाता है। वो हमें ये कहता है, नंबर 1 बात, वो हमें पहली बात ये कहता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच सॉरी, किन्हीं दो, अभी तक हमने क्या बोला, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, ये बात हमें पता लग गई, लेकिन कितना लगेगा वो हमको इस नियम के द्वारा समझ में आता है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता हुआ आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिखिए नंबर 1, नंबर 1 हेडिंग यहां से हटा दीजिए। दोनों वस्तुओं के उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये बोली गई, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। समझा मैं रहा हूं अभी, वर्ड आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको एज इट इज लिख के आना है, ठीक है। पहली बात हमने क्या बोली, पहली बात हमने ये बोली कि उन दोनों के, सपोज ये बल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं एफ से निरूपित करूं तो यहां पर ये बात बोली जा रही है, जो एफ जो है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है m1 और m2, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा m1 m2। m1 और m2 का गुणनफल क्या होगा m1 m2, उसके अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया बीच में, ठीक है। और दूसरे में ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी क्या है r, उसका वर्ग क्या होगा r स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ये रहा। व्युत्क्रमानुपाती में हम प्रोपोर्शनल लगा करके 1 के अपॉन में रखते हैं, ठीक है। अनुक्रमानुपाती में हम उसके सामने लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर हमको दो बातें पता लगी। अब दोनों ही बातों में बल एक बार एक के अनुक्रमानुपाती, एक बार एक के व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं दोनों समीकरणों को मिला दूंगा, दोनों समीकरणों को मिलाने पर देखता हूं, दोनों समीकरण को मिलाने पर मैं क्या देखता हूं, दोनों समीकरण को मिलाने पर मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही तो होगा, m1 m2 ऊपर था, r स्क्वायर नीचे था, तो दोनों को मिला दूंगा तो ऐसे ही तो हो जाएगा। अब यहां पर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, याद करना है इसको, ठीक है, याद करना है, समझना है, याद करना है कि ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है, अनुक्रमानुपाती की जगह पर बराबर लगाते हैं और साथ में एक नियतांक लगाते हैं, जिसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या क्या बोला मैंने, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, साथ साथ लिखेंगे भी, याद भी रखेंगे, बहुत जरूरी है। ये स्टार्टिंग है, आगे आपको ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलेंगी, अभी आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही होगी। जहां के का मतलब क्या है, के जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आगे जाकर के ये गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है। कई जगह नहीं भी गायब होगा आगे जाके, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, जब जब अनुक्रमानुपाती की जगह पर बराबर लगाओगे, तो वहां पर आप एक नियतांक जरूर लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया, ठीक हो गया। अब के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कैसे होती है, प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट, सिंपल, इतना ध्यान रखना। इस के की वैल्यू जो है हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, और के बराबर क्या है हमारे पास, 1 आया, हमने चेक किया था, ठीक है। तो 1 रख देंगे तो एफ बराबर आ गया, एफ बराबर आ गया, के की वैल्यू जो आई है वो आई है जी के बराबर, सॉरी, जी के बराबर। तो एफ बराबर आ गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, के बराबर आ गया, एफ बराबर आ गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी का क्या मतलब है, ये जी जो है, जी, जहां जी, अब इस जी के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, अब इस जी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां जी बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो मान है, मैंने बताया था आपको, प्रयोग से हम निकालते हैं। इसका जो मान आया है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आया है, नहीं आया? 6 रट लेना, ये वैल्यू आपको पूरी कंठस्थ याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि समझने वाली कोई बात नहीं है। बाय एक्सपेरिमेंट्स ये वैल्यू आई है, आपको इसको याद कर लेना है मात्रक के साथ। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू है किसकी, कैपिटल जी की। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, और ये रहा हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। समझ में आया है या नहीं आया है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो जी का हम ऐसा ही मात्रक कैसे निकाल देंगे, तो यहाँ पर तो मैंने वैल्यू लिख दिया पूरी की पूरी। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जी का ऐसा ही मात्रक निकालिए, तो आप लिखेंगे क्योंकि एफ बराबर, अभी अभी हमने पढ़ा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, अतः जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप लिखेंगे जी का मात्रक हमको निकालना है, क्योंकि आप बोलेंगे जी का मात्रक जो होगा वो किस किस के मात्रक, इन सब के मात्रक रखो। जी का जो मात्रक होगा, एफ क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर,
अपॉन m1 क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, m2 क्या है, द्रव्यमान, इसका भी मात्रक होता है किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये बटे को हम प्रति बना देते हैं, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आ गया जी का मात्रक। इस तरीके से आपको जी का मात्रक जो है कैलकुलेट करना है अगर एग्जाम में आए तो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद कर लो इसकी वैल्यू के साथ, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सो आई होप कि जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार रिवाइज भी जरूर कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।